पच्चीस दिसंबर की रात थी। मार्था, पीटर, जेम्स और रुमेसा चर्च में क्रिसमस की प्रेयर्स करने के लिए अपने घर से निकले। चर्च पहुंचने में उन्हें देर ना हो जाए, इसलिए पीटर ठंड भरी रात के सन्नाटे को चीरते हुए पूरी तेजी से अपनी कार को भगाने लगा। अरे बस करो पीटर, चर्च आने वाला है, प्लीज कार की स्पीड थोड़ी स्लो कर लो। मार्था के ऐसे कहते ही अचानक अपने आप ही उनकी कार बहुत तेज ब्रेक के साथ चर्च के पास में बने कब्रिस्तान के बाहर रुक गई। अरे डफर, ये तुमने कब्रिस्तान के सामने गाड़ी क्यों रोक दी? पागल हो गया? अरे यार, मैंने गाड़ी रोकी नहीं है, शायद खराब हो गई है। चलो ना, 2 ही कदम पर तो चर्च है, उतर जाओ गाड़ी से, पैदल चलते हैं। चारों दोस्त गाड़ी से उतरकर चर्च की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्हें लगा मानो जैसे कोई साया उनके साथ साथ चल रहा हो। तभी रुमेसा को अपने कानों में किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई बड़ी ही दबी सी आवाज में उसका नाम बार बार पुकार रहा हो। तुम लोग प्लीज जल्दी चलो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं जब तक चर्च नहीं पहुंचूंगी तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। रुमेसा के ऐसे कहते ही अचानक उनके सामने एक काली बिल्ली आ गई, जो उनकी तरफ देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मिमियाने लगी। ओह गॉड, इस बिल्ली ने तो मुझे डरा ही दिया। चर्च उन सब से सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर ही था। वो उस बिल्ली को नजरअंदाज कर चर्च की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक सभी लोग चर्च के अंदर से बाहर की ओर भागने लगे। अरे यार, ये सब इस तरह से चर्च में क्यों भाग रहे हैं? एक काम करो, तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। पीटर ने जैसे ही चर्च के पास जाकर देखा तो चर्च की दीवारों से बुरी तरह से खून टपक रहा था। और जब पीटर ने चर्च में लगी जीसस क्राइस्ट की मूर्ति की तरफ देखा तो उसने देखा कि गॉड की आंखों से भी बुरी तरह खून बह रहा है। वो उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए उसने चर्च के फादर को गॉड की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए उनकी आंखों से बहते हुए खून को दिखाया। फादर, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैंने आज से पहले चर्च की दीवारों और गॉड की आंखों में ऐसे खून बहते कभी नहीं देखा। मुझे इन्हें ऐसे देखकर बहुत अजीब सा लग रहा है। माय चाइल्ड, गॉड के इन आंसुओं से मैं साफ साफ समझ पा रहा हूँ कि आज रात कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने घर चले जाओ। पीटर अपने दोस्तों के पास आया और उसने उन सबको फादर की कही हुई बातें बताई, लेकिन जेम्स फादर की उन बातों को मनगढ़ंत कहकर उनका मजाक उड़ाने लगा। अरे भाई, कभी सुना है क्या कि चर्च की दीवार और गॉड की मूर्ति से आंसू निकल रहे हो? फादर को चर्च जल्दी बंद करना होगा, इसलिए कुछ नाटक किया होगा। दिस इज नॉट फनी जेम्स, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो कैसे? गाड़ी तो हमारी पहले ही खराब हो चुकी है, और तो और मेरा मैकेनिक भी फोन नहीं उठा रहा। अब हम क्या करें? ना तो हम चर्च के अंदर आ सकते हैं और ना ही इस रोड पर रुक सकते हैं। पता है ना कितने क्राइम होते हैं यहाँ। यहाँ रुके तो सुबह तक ऊपर ही जाएंगे। तब तो रात बिताने के लिए हमारे पास एक ही सेफ जगह है, वो देखो कब्रिस्तान। बेचारे लोग आराम से सोते हैं उसके अंदर, और कब्रिस्तान के अंदर तो क्राइम होने का डर भी नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर आने से पहले तो क्रिमिनल के भी पसीने छूट जाएंगे। चलो यार, वैसे भी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या सोच कर आए थे और कहाँ जाना पड़ रहा है? इतना कहकर वो चारों कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कब्रिस्तान के अंदर अपना पहला कदम रखा ही था कि तभी अचानक उन्हें कुत्तों के रोने की तेज आवाज सुनाई दी। उन चारों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो चमगादड़ों का एक झुंड अचानक उनके पास आकर उनके सर पर मंडराने लगा। अरे बाप रे बाप, ये चमगादड़ का झुंड कहाँ से आ गया? अरे लकड़ी उठाओ और भगाओ इन्हें यहाँ से। अगर एक बार ये शरीर से चिपक गए तो आफत हो जाएगी। उन सभी ने वहां पर पड़ी लकड़ियों को उठाया और चमगादड़ों पर हमला करने लगे। लकड़ियों के डर से चमगादड़ तो वहां से भाग गए,
लेकिन तभी रुमेसा का पैर अचानक लड़खड़ाया और वो एक कब्र पर जाकर गिर गई। कब्र पर गिरते ही वो अचानक और जल्दी से भागकर अपने दोस्तों के पास आ गई। अरे अरे तू तो ऐसे डर के भागा ही जैसे उस कब्र की आत्मा तेरे अंदर ही प्रवेश कर जाती। मार्था के इतने कहते ही जेम्स और पीटर भी जोर जोर से हंसने लगे। क्या मजाक है ये यार। तभी न जाने जेम्स के मन में क्या खुराफात सूझी कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मजाक उड़ाते हुए उनकी नकल करने लगा। मैं भूत हूँ, डरो मुझसे, डर लग रहा है मुझसे तुम्हें। अरे तुम लोगों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की वीडियो तो जरूर देखी होगी, वो लोग जो हर जगह जाकर हॉन्टेड बता देते हैं। मुझे तो उन लोगों की बात पर कभी ट्रस्ट नहीं होता। जब एक इंसान इस दुनिया में है ही नहीं तो उसकी मौजूदगी का एहसास भला किसी को कैसे हो सकता है। वैसे तुम्हारी बात में पॉइंट है। चलो आज इस कब्रिस्तान में हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन जाते हैं। पहला सवाल मैं पूछूंगी। हेलो स्पिरिट्स, मेरा नाम है मार्था। देखो, अगर हमारे पास कोई भी मौजूद है तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास करवाओ। इतना कहकर मार्था बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। तभी अचानक कौवों के एक झुंड ने आकर मार्था पर हमला कर दिया और वो घबराकर जेम्स और पीटर की ओर भागने लगी। तभी अचानक रुमेसा ने मार्था के बालों को बड़ी ही जोर से खींचते हुए उसे दूर जमीन पर फेंक दिया और वो उन सभी की ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे करके पूरी तरह सफेद पड़ गया, जैसे उसका शरीर न जाने कितने सालों से किसी कब्र के अंदर दफन हो। ये तुम्हें क्या हो रहा है रुमेसा? देखो रुमेसा, अगर तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रही हो तो प्लीज इसे बंद कर दो। हमें सच में बहुत डर लग रहा है। नो 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 नो, मैं रुमेसा नहीं हूँ। भूल गए? तुम्हारे इस प्यारे दोस्त ने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। पहले तो इस बेवकूफ लड़की ने मेरी कब्र पर गिरकर मुझे गुस्सा दिलाया और उसके बाद तुमने खुद मुझे यहाँ पर आने का निमंत्रण दे दिया। अब अगर कोई मुझे इतने प्यार से बुलाएगा तो मुझे तो उसके पास आना ही पड़ेगा ना। रुमेसा के शरीर में प्रवेश की हुई आत्मा के ऐसा कहते ही कब्रिस्तान में उगी झाड़ियां अचानक बड़ी होने लगी और धीरे धीरे करके वो झाड़ियां मार्था के शरीर तक पहुंच गई और उन झाड़ियों में मार्था का पूरा शरीर बुरी तरह जकड़ने लगा। बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रुमेसा, ये क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ मार्था, प्लीज पहचानो मुझे। दर्द के मारे मार्था का बुरा हाल हो रहा था। झाड़ियों की जकड़ की वजह से उसका शरीर अब धीरे धीरे लाल पड़ने लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो झाड़ियों की जकड़ से कुछ ही देर में उसके शरीर से बुरी तरह खून बहने लगेगा। जेम्स और पीटर को भी उसे देखकर उस पर तरस आने लगा और वो उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी रुमेसा ने उन दोनों को पकड़कर वहां से दूर फेंक दिया और उन दोनों का सर एक कब्र से जाकर टकरा गया। तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाएगा। हम सब तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे। इतना कहकर रुमेसा कब्रिस्तान में दफन हुई कब्रों को बड़े ही भयानक तरीके से घूरने लगी। तभी अचानक कब्रों के अंदर दफन हुए मुर्दा शरीर खुद ब खुद कब्रों से बाहर निकल कर आने लगे। अपनी आंखों के सामने इस मंजर को देखकर जेम्स, पीटर और मार्था की रूह कांप गई। इससे पहले कि वो सभी कुछ समझ पाते, तभी उन आत्माओं ने जेम्स और पीटर के शरीर पर वार कर दिया और वो आत्माएं उन दोनों के शरीर पर बुरी तरह हावी हो गई। रुमेसा की तरह ही अब उन दोनों का शरीर भी पूरी तरह सफेद पड़ गया और उन दोनों की आंखों की पुतलियां गहरे लाल रंग में बदल गई। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों को जेम्स, पीटर, प्लीज प्लीज होल्ड
होश में आओ, उन आत्माओं को खुद पर हावी मत होने दो। उन सभी की ऐसी हालत देखकर मार्था बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। डर के मारे अब उसका शरीर भी पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। वो बार बार पीटर और जेम्स का नाम पुकार कर उन आत्माओं को उनके शरीर पर हावी होने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन दोनों के शरीर पर हावी हुई वो आत्माएं लगातार मार्था की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी मार्था डर के मारे गॉड का नाम पुकारने लगी। ओह लॉर्ड जीसस, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। गॉड प्लीज मुझे बचा लीजिए। मार्था के ऐसे कहने से जेम्स और पीटर के शरीर में प्रवेश की वो आत्माएं अचानक रुमेसा से दूर जाने लगी। तभी मार्था ने जोर जोर से उन तीनों के सामने गॉड का नाम लेना शुरू कर दिया और वो बार बार बाइबल के कुछ वर्सेस को तेज आवाज में दोहराने लगी। उस आवाज को सुनकर वहां पास से गुजर रहे एक पादरी का ध्यान कब्रिस्तान की ओर पड़ा। जब उन्होंने कब्रिस्तान की ओर देखा तो वो दौड़ते हुए कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। ओह नो, अगर रात 12 से पहले इन आत्माओं ने इन बच्चों के शरीर को नहीं छोड़ा तो ये आत्माएं इन बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगी। मुझे इसी वक्त इन सब के शरीर पर होली वाटर छिड़कना होगा, नहीं तो इन शैतानी आत्माओं को इनके शरीर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर फादर जैसे ही होली वाटर की बोतल को ढूंढने लगे, तभी उन्हें याद आया कि होली वाटर की बोतल तो वो चर्च के अंदर ही भूल चुके हैं। इसलिए वो वहां से बड़ी ही तेजी से चर्च की ओर बढ़े और उन्होंने चर्च पहुंचकर जल्दी से वहां से होली वाटर की बोतल को उठाया और चर्च से निकलने से पहले उन्होंने जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना की, जिनकी आंखों से अभी भी खून के वो आंसू लगातार बह रहे थे। गॉड, आप अपने सभी बच्चों की रक्षा करना, उन शैतानी आत्माओं से उन सभी की रक्षा करना। इतना कहकर फादर गॉड के सामने हाथ जोड़कर फिर से कब्रिस्तान की ओर बढ़े और उन्होंने कब्रिस्तान में दाखिल होते ही बाइबल के वर्सेस को बोलना शुरू कर दिया। मार्था और फादर दोनों मिलकर तेज आवाज में उन वर्सेस को दोहराने लगे। तभी जेम्स, पीटर और रुमेसा का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा और वो तीनों तड़पते हुए जमीन पर गिर गए। इससे पहले कि वो आत्माएं किसी और को नुकसान पहुंचा पाती, फादर ने उन सभी पर होली वाटर को छिड़क दिया। होली वाटर उनके शरीर पर पड़ते ही वो आत्माएं काले साए की तरह उन सभी के शरीर से निकलकर वापस उन कब्रों में समा गई। तभी फादर ने मार्था और अपने शरीर पर भी होली वाटर को छिड़क दिया ताकि कोई भी आत्मा उनके शरीर पर हावी ना हो सके। फादर और मार्था जैसे तैसे उन तीनों को लेकर चर्च पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जीसस क्राइस्ट की आंखों में अब खून भरे वो आंसू नहीं थे और चर्च की दीवारें भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इसका मतलब गॉड के बच्चों पर आया वो संकट अब खत्म हो चुका था। गॉड ने सही समय पर अपने दूत फादर एंथनी को उनके पास भेजकर आज उन सब की जान को बचा लिया था। विजय, अनीश और अभय 12th क्लास में पढ़ते थे। स्कूल से आने के बाद वो शाम को 2 घंटे के लिए कोचिंग जाते और फिर रात को 8 से 9 गिटार क्लास अटेंड करके अपने घर लौटते थे। उन तीनों का घर पहाड़ी इलाके में था। सर्दियों के दिन थे। रात के 8-9 बजे भी सड़कों पर गिने चुने लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। हर रोज की तरह आज भी वो तीनों अपनी क्लास खत्म करने के बाद बातें करते हुए घर लौट रहे थे। सामने मोड़ पर लगी स्ट्रीट लाइट बार बार जल बुझ रही थी। अचानक ही अभय को ऐसा लगा जैसे मोड़ के पास उस लाइट के नीचे कोई आदमी खड़ा हुआ है। स्ट्रीट लाइट की जलती बुझती रोशनी में अभय को एक पल को ऐसा लगा जैसे वो कोई जोकर है। वे तीनों बातें करने में व्यस्त थे, इसलिए अभय ने उस आदमी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वो लोग बातें करते हुए उस मोड़ के पास पहुंचे तो अभय ने देखा कि अब वहां कोई भी नहीं था। वह रहस्यमय सा आदमी अब उस स्ट्रीट लाइट के नीचे से अचानक गायब हो चुका था। कुछ ही दूर चले होंगे कि अभय को फिर से सड़क किनारे कोई अजीबोगरीब आदमी खड़ा दिखाई देने लगा। इस स्थान पर थोड़ा उजाला होने के कारण
अब अभय को उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने अपना चेहरा एक जोकर जैसा पेंट कर रखा था। लाल रंग की ड्रेस में वो बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा था, क्योंकि हंसाने वाले जोकर के विपरीत इस जोकर का चेहरा होठ के किनारे से फटा हुआ था और वहां पर धागे से सिलाई के निशान दिखाई दे रहे थे। जोकर की आंखों और पूरे चेहरे से हर जगह खून रिस रहा था। उस भयानक शक्ल वाले जोकर को देखकर अभय की जुबान हलक में अटक गई थी। उंगली से जोकर की तरफ इशारा करते हुए अभय की सांस फूलने लगी थी। वो क्या कूकू कर रहा है भाई? क्या है वहाँ? अनीश की बात सुनकर अभय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या वो डरावना आदमी सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है? वहाँ कोई है। मैंने अभी वहाँ पर एक डरावना सा जोकर खड़ा देखा है। अरे यार कोई नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलो यार, आज वैसे भी लेट हो गए हैं। अगर थोड़ा भी लेट हो जाओ तो मम्मी परेशान हो जाती है। एक तो ये रास्ता वैसे ही इतना मनहूस सा लगता है, हर तरफ बस साए साए ही सुनाई दे रही है। अभय कुछ बोल पाता इससे पहले ही अभय को फिर से वही जोकर नुमा आदमी सड़क के दूसरे छोर पर खड़ा दिखाई देने लगता है। अरे यार इतनी रात को कौन खड़ा हुआ है वहाँ? यहाँ तो कोई आसपास कॉलोनी भी नहीं है। कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं है? अब तुम्हें कौन दिखने लग गया? भाई कौन सा आदमी है? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? कहाँ है चोर लुटेरा? अरे कोई नहीं है वहाँ। अंधेरे में तुम्हें वहम हो रहा है, चुपचाप चलते रहो। तुम दोनों कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अनीश की बात सुनकर विजय ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अभय की ओर देखकर कहा, विजय तुझे ऐसा क्या दिखाई दिया? सही सही बता, तू इतना डरा हुआ सा क्यों दिखाई दे रहा है? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ अनीश। यार मुझे बार बार सड़क के किनारे एक डरावनी शक्ल वाला जोकर दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी है जिससे खून टपक रहा है और वो एकटक हमारी ओर घूर रहा है। अभय और अनीश बात कर ही रहे थे कि तभी विजय की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहाँ? अरे सामने आओ, बहुत मजाक हो गया। ये कोई मजाक करने का समय नहीं है। विजय इसका मतलब अब तुम्हें भी वो क्लाउन दिखाई दे रहा है? मान गए ना, जो कुछ भी मैं देख रहा था वो झूठ नहीं है। हाँ यार, उसके हाथ में एक लंबा धारदार चाकू है। अब क्या करें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है आज हम घर वापस नहीं पहुंच पाएंगे। अरे हमने इसका क्या बिगाड़ा है? हमारे पीछे क्यों पड़ गया है ये? जल्दी से वापस भागो यहाँ से, आगे से दूसरा रास्ता ले लेंगे। पता नहीं कोई पागल लगता है। वे तीनों समझ ही नहीं पा रहे थे जिसे वो अपने सामने देख रहे हैं वो कोई इंसान है या भूत। हाथ में चाकू लेकर उनकी ओर घूरते जोकर को देखकर वे तीनों सहम कर उल्टी दिशा में दौड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर तक दौड़ने के बाद उन्हें सेम वही क्लाउन सामने दिखाई देता है। इतनी जल्दी ये क्लाउन यहाँ कैसे पहुँच गया? जरूर ये कोई भूत प्रेत है जो हमारे पीछे पड़ गया है। हनुमान चालीसा पढ़ो भाई, उसके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता। वे तीनों हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही पलों में वो देखते हैं कि क्लाउन अब वहाँ से गायब हो गया है। अनीश, अभय और विजय दौड़ते हुए वो सुनसान रास्ता पार करते हैं और अनीश के घर के सामने पहुंच जाते हैं। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। आज तो मम्मी पापा भी घर में नहीं है। मैं अकेला घर में रहा तो डर से सुबह तक मेरी जान ही निकल जाएगी। तुम दोनों आज मेरे घर क्यों नहीं रुक जाते? रात में हम लोग आराम से ग्रुप स्टडी कर लेंगे। अनीश की बात सुनकर विजय और अभय भी उसी के घर रुक जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपनी मम्मी को बता देता हूँ कि आज मैं तेरे यहाँ रुक रहा हूँ। इतना कहकर विजय अपना फोन निकालकर माँ को अनीश के यहाँ रुकने के लिए बताने लगता है। वो तीनों टीवी पर अपनी पसंद का प्रोग्राम लगाते हैं और मैगी बनाकर खाने के बाद तीनों किताब लेकर पढ़ाई कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें खिड़की के बाहर किसी से बात करने की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, ये कैसी फुसफुसाने की आवाज आ रही है? इतनी रात को खिड़की के बाहर कौन होगा? अनीश और अभय खिड़की के पास जाकर खिड़की के शीशे से कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक कोई जोरों से खिड़की का दरवाजा पीटने लगता है। मुझे डर लग रहा है यार। रात के 12 बज रहे हैं। इतनी रात को खिड़की कौन पीट रहा है? अनीश और अभय दौड़कर खिड़की से दूर हटने लगते हैं। तभी अनीश के घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगता है।
डर से उन तीनों का खून जमा जा रहा था। अरे यार तुम लोग डरो मत, मैं दरवाजे के होल में से देख कर आता हूँ कि आखिर बाहर कौन है। विजय हिम्मत करके दरवाजे तक जाता है और की हॉल में से बाहर की ओर झांकने लगता है। होल से बाहर झांकने पर उसे पता चलता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है। गहरी सांस लेकर वह जैसे ही वापस मुड़ने को होता है कि अचानक कोई चाकू से दरवाजे को गोदने लगता है। लकड़ी के दरवाजे पर लगातार होते चाकू के वारों से वे तीनों सहम जाते हैं। अरे यार तुम लोगों को याद है ना कि उस जोकर के हाथ में भी एक लंबा सा चाकू था। हो न हो ये वही जोकर है जो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। जोकर का भयानक चेहरा याद करके वे तीनों अब जोर जोर से रोने लगे थे। अपनी जान बचाने के लिए वे तीनों भागते हुए बेडरूम में आ जाते हैं और लकड़ी की टेबल के नीचे छिप जाते हैं। वे तीनों टेबल के नीचे सहमे बैठे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि वह भयानक शक्ल वाला क्लाउन ठीक उनके सामने बैठा हुआ है और उनकी तरफ देखकर भयानक हंसी हंस रहा है। वे तीनों चीखते हुए टेबल के नीचे से बाहर आते हैं। तभी उनके घर का टीवी ऑन हो जाता है। टीवी स्क्रीन पर अभय, विजय और अनीश दिखाई दे रहे थे और उनके सामने बड़ा सा मेला लगा हुआ था। ये तो वही मेला है जहाँ हम पिछले साल गए थे। तू सही कह रहा है दोस्त, ये वही मेला है। तभी वे तीनों स्क्रीन पर एक सर्कस शो में पहुंच जाते हैं। सर्कस में एक के बाद एक करतब दिखाए जा रहे थे। तभी वहां पर एक जोकर आकर स्टेज पर अपने एक्ट करने लगता है। क्या यार ये जोकर बिना बात के हंसे जा रहा है। मेरा तो सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया है। वही 20 साल पुरानी ट्रिक्स देख देख कर बोर हो गया हूँ मैं। अरे यार कोई इसको अंडे और टमाटर मारो ना, बिल्कुल पका कर रख दिया है। अनीश के इतना कहते ही विजय और अभय साथ लाई हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेकर स्टेज की तरफ जोर से उछाल देते हैं। इन तीनों की देखा देखी भीड़ में बैठे बाकी लोग अपने साथ लाए हुए केले, टमाटर, यहाँ तक कि कांच की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल भी जोकर की तरफ फेंक कर मारने लगते हैं। ये देखकर अभय, अनीश और विजय को और भी मजा आने लगता है और वे अपनी कुर्सियों और आसपास का सामान सब उठाकर पटकने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे सर्कस पंडाल में अफरा तफरी मच जाती है और सर्कस देखने आई भीड़ वहां से उठकर इधर उधर भागने लगती है। बहुत मजा आया था ना तुम तीनों को उस दिन। तुमने जानने की कोशिश की तुम्हारे उस 2 पल के मजे के लिए उस जोकर ने क्या कीमत चुकाई। क्यों क्या हुआ उसे? कांच की बोतल सर में लगने से उसे गहरी चोट आई और वो बेहोश हो गया। उसके बाद लोगों ने वहां पर लगे टेंट, तंबू, कुर्सियां सब उठाकर पटकने और फाड़ने शुरू कर दिए। इसी अफरा तफरी में उस जोकर के ऊपर टेंट के कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया। कुछ ही देर बाद वहां पर न जाने कैसे आग लग गई और उस आग में वो जोकर जिंदा जल गया। आखिर उस जोकर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अपनी करतब से लोगों को हंसाना चाहता था, लेकिन तुम तीनों ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। माफ कर दो, हम नहीं जानते थे हमारे कारण ऐसा हो जाएगा। हमें माफ कर दो प्लीज। माफी मांगो, माफी तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि अब इस जोकर को हंसते चेहरे अच्छे नहीं लगते। अनीश के माफी मांगने पर जोकर भयानक हंसी हंसने लगता है और चाकू से उसके ऊपर वार कर देता है और एक के बाद एक वार करके उसके शरीर को चाकुओं से गोद देता है। अनीश चीखकर वहीं गिर पड़ता है। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर अभय और विजय वहां से भागने लगते हैं और घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे जाकर छिपकर खड़े हो जाते हैं। तभी पेड़ के ऊपर से वही क्लाउन उनके मुंह के ठीक सामने आकर उल्टा लटक जाता है। अभय, हनुमान चालीसा पढ़ भाई, भाग यहाँ से। अभय और विजय किसी तरह हनुमान चालीसा पढ़कर दौड़ने लगते हैं। पढ़ो, देखता हूँ तुम कब तक हनुमान चालीसा पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा मुंह बंद होते ही मैं अपना बदला पूरा कर लूंगा। वे दोनों विजय के घर पहुंचकर उसकी मां को सारी बातें बताते हैं और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं
उस रात हनुमान जी की कृपा से उन दोनों की जान बच जाती है। बाद में विजय की माँ उन दोनों के लिए पूजा कराकर हनुमान मंदिर से लाकर धागा उनके गले में बांध देती है। कहते हैं विजय और अभय के घर के आसपास आज भी कई लोगों ने भयानक शक्ल वाले एक जोकर को चाकू लेकर घूमते देखा है। शाम के करीब 7 या 8 बजे होंगे। दिन ढल चुका था। शमशान भूमि से सटे जंगल में एक तांत्रिक तंत्र साधना में लीन बैठा हुआ था। उसके सामने एक स्त्री हाथ जोड़े बैठी हुई थी। जमीन पर फैला सिंदूर, नारियल, तंत्र का सामान और किसी आदमी की फोटो देखकर यह स्पष्ट था कि यह तंत्र किसी की जान लेने के लिए रचा जा रहा है। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद उस तांत्रिक ने मुट्ठी भर मखाने अपने सामने पड़ी खोपड़ी पर चढ़ाए और उन्हें उस औरत को देते हुए कहा, जिसके लिए तूने ये तंत्र किया है, जाकर ये मखाने उसके सिर पर से 7 बार उतारकर चारों दिशाओं में फेंक देना। बचे हुए मखाने उसे बिना बताए खिला देना। इस तंत्र का कोई काट नहीं है। अगर तू ये मखाने खिलाने में सफल हो गई तो उसके प्राण कोई नहीं बचा सकता। वह स्त्री उन मखानों को अपने पल्लू में बांधकर घर ले आई थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। घर पहुंचकर उसने चारपाई पर आंखें बंद कर लेटे हुए अपने पति के ऊपर से मखानों को घुमाया और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चौराहे पर जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। घर आकर उसने मखाने दूध में पकाकर अपने पति को खिला दिए। पत्नी की सच्चाई से अनजान अपाहिज बिरजू ने झट से वो मखाने वाली खीर खत्म कर दी। बिरजू को वो खीर खिलाने के बाद उस रात कमला बड़ी चैन की नींद सोई। इधर बिस्तर पर लेटे बिरजू की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका सारा शरीर अकड़ने लगा और देखते ही देखते उसे खून की उल्टियां होने लगी। बिरजू रोते हुए पत्नी कमला को पुकारने लगा, कमला, कमला, बचा ले मुझे कुछ हो रहा है कमला। ऐसा लगता है मेरे जिस्म की एक एक नस कोई मोड़ रहा है। बचा ले मुझे, बचा ले। उस तांत्रिक ने ठीक ही कहा था। इस खीर को खाने के बाद तू सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा। इसका मतलब तूने मुझे मारने के लिए टोटका किया है? अब तो तू मरने ही वाला है। चल, मरने से पहले सच्चाई सुनता जा। तंग आ गई थी मैं तुम्हारे जैसे अपाहिज आदमी से। तुम्हारे अपाहिज शरीर को तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन तुम्हारी 2 कौड़ी के कठपुतली के नाच दिखाने के काम से मुझे सख्त चिढ़ है। छुटकारा चाहिए था मुझे तुमसे और तुम्हारी इन कठपुतलियों से। क्या कहते थे तुम? जान दे सकते हो लेकिन इन कठपुतलियों को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे बाप दादा की विरासत है ना? जाओ अब अपने बाप के साथ नर्क में कठपुतलियां नचाना। बिरजू ने अविश्वास भरी नजरों से कमला की ओर देखा और आखिरी बार मुंह से खून की उल्टी करते हुए वह भगवान को प्यारा हो गया। बिरजू की मौत को पूरा 1 महीना बीत गया था। यूं तो हर महीने ही अमावस की रात आती है, लेकिन आज की रात में जाने ऐसी क्या मनहूसियत थी कि पिछले 1 घंटे से कुत्ते लगातार रो रहे थे। कमला अपने घर में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक ही उसके कमरे का बल्ब फूटकर गिर जाता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। कमला नजर घुमाकर देखती है, हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसे अपने घर में किसी के पायल पहनकर घूमने की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन है बाहर? मैं पूछती हूँ, कौन है? कमला की जोर जोर से आवाज लगाकर सवाल करने पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की ठहाका मारकर हंस रही हो। अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक ही उसके घर में राजस्थानी गाना बजने लगता है। ये तो वही गाना है जिस पर वो बिरजू कठपुतली नचाता था, लेकिन ये मेरे घर में कैसे बज रहा है? कमला अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आती है। बाहर आकर उसे अंधेरे में 2 कठपुतलियां नाचती हुई दिखाई देती हैं। ये कठपुतली अपने आप कैसे नाच रही है? मैंने तो इन्हें कितने दिन पहले ही घर से बाहर फेंक दिया था। इन्हें घर में कौन लेकर आया? कमला घबराते हुए कौन है कहती हुई कठपुतलियों की ओर बढ़ रही थी कि तभी
उसे पहले बिरजू की परछाई दिखाई देती है और फिर बिरजू की आवाज सुनाई पड़ती है। कमला, कमला, मैं हूँ पगली, इतनी जल्दी मुझे भूल गई। कमला डरकर तेजी से बाहर की ओर भागने लगती है, लेकिन एक रेशमी डोर आकर उसे गले में लिपट जाती है और उसे पीछे खींचने लगती है। कमला जाकर उन कठपुतलियों के बराबर में खड़ी हो जाती है। अगले ही पल एक कठपुतली की तरह ढेर सारी रस्सियां उसके हाथ, पैर और गर्दन के आर पार हो जाती हैं और जाकर छत से बंध जाती हैं। कमला दर्द से तड़प रही थी। उसके जिस्म से जगह जगह पर खून रिस रहा था। तभी कमरे में रोशनी हो जाती है। तुझे कठपुतली से बहुत नफरत थी ना? अब तू मेरे साथ ही कठपुतली बनकर रहेगी। अगले ही पल कमला की गर्दन में बंधी रस्सी जोर से खिंचती है और कमला की गर्दन टूटकर एक और लटक जाती है। 1 साल बाद रात के 9 बज रहे थे। मेहरगंज गांव में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अचानक वहां पर बांसुरी बजाता हुआ एक आदमी आ जाता है। उसकी पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा देखकर धीरे धीरे लोग उसके पास इकट्ठे होने लगते हैं। अरे ओ भाई, कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे गांव में क्या कर रहे हो? मैं कठपुतली का खेल दिखाने आया हूँ भाई जी। अपने गांव के सभी भाई बहनों को बुला लो। मारे जैसा कठपुतली का नाच पूरे राजस्थान में कोई ना दिखा सके। अरे भाइयों, सवेरे आइयो सवेरे। इस वक्त कौन खेल देखेगा? मैं दिन में नहीं निकलता हूँ, मेरा यही उसूल है। मैं अपना खेल रात को दिखाता हूँ। धीरे धीरे गांव के काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं और बांसुरी वाला आदमी खेल दिखाने लगता है। अरे ये क्या भाई, तुम्हारी कठपुतली की आंखों से तो खून टपक रहा है और कठपुतली गोल गोल अपनी आंखें भी घुमा रही है। घबराओ नहीं, ये तो बस हाथ की सफाई है। मैंने कहा था ना, मारे जैसा नाच तुमने कभी ना देखा होगा। मान गए भाइयों, ऐसा लग रहा था कोई औरत सच में नाच रही हो। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कुछ दिन आपके गांव में डेरा डाल दूं, फिर दूसरे गांव निकल जाऊंगा। तुम सच्चे कलाकार हो। तुम्हारे नाच से गांव वाले बड़े खुश हो गए। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। कठपुतली वाला अपना सामान समेट ही रहा था कि एक औरत सुनीता कठपुतली को देखकर हंसने लगी। अरे ये भी कोई खेल हुआ भला? रस्सी बांधकर इन कपड़ों की गुड़िया को हिलाने में कौन सी कला है? आजकल कौन ये सब बचकानी चीजें देखता है? सुनीता की बात सुनकर वह कठपुतली वाला गुस्से में उसकी तरफ देखता है और अपना सामान समेटकर मुखिया की बताई जगह पर जाने लगता है। आधी रात बीत गई थी। सुनीता को अचानक अपने कमरे में उसी गाने की आवाज सुनाई देने लगती है जो कठपुतली वाला बजा रहा था। ये गाना मेरे कमरे में कौन बजा रहा है? कौन है यहाँ? सुनीता घबराई हुई सी एक एक करके पूरे घर के कमरों में देखती है, लेकिन उसे किसी भी कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। अचानक उसे अपने पीछे कोई साया महसूस होता है, जिससे वह बहुत घबरा जाती है। पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी चमड़ी सफेद थी और आंखें अंदर को धसी हुई थी। मेरी कठपुतली का मजाक बनाया था ना तूने? आज से तू भी मेरे इशारों पर नाचेगी। कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे आए? बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस राक्षस से बचाओ। उस भयानक से आदमी को देखकर सुनीता वहां से भागने लगती है। सुनीता को इस तरह भागते देखकर कमरे में खड़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। और अचानक ही सुनीता एक कठपुतली बनकर नीचे गिर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पा रही थी। सुनीता को एक कठपुतली बनाने के बाद वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन बिरजू फिर से देर रात गए कठपुतली का नाच दिखा रहा था। आज उसके पास एक नई कठपुतली भी थी। ये कठपुतली अपनी आंखें गोल गोल घुमा रही थी और नाचते हुए लगातार रो रही थी। नाच देख रहे आदमियों में से अचानक एक आदमी भीड़ से बाहर आता है। ये कैसी कठपुतली है जो ऐसे रो रही है जैसे कोई इंसान हो?
उसने बिल्कुल मेरे पत्नी सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे हैं। कल रात से मेरी पत्नी लापता है। सच सच बता, तूने क्या किया मेरी पत्नी के साथ? सुनीता का पति गुस्से में कठपुतली वाले को पीटने के लिए उसके गिरेबान पकड़ लेता है। अरे बीवी के गम में बावला हो गए हो के? तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है। कोई इंसान कठपुतली कैसे बन सकता है? सुनीता सुनीता तुम कहाँ चली गई? मुझे पता है तुम्हें उस कठपुतली वाले ने मुझसे छीन लिया है। तू कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। वो रोता बिलखता सुनसान जंगल में भटक रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बाबा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पहले तो वो डर जाता है और ध्यान से देखने पर उन्हें सारी बात बता देता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम्हारे गांव से भी लोग गायब हो रहे हैं? क्या तुमने कोई कठपुतली का खेल देखा था? बाबा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उस कठपुतली वाले ने मेरी पत्नी को कठपुतली में बदल दिया। मैंने देखा है उसे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने हूबहू सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे थे। बाबा बेटा, तुझसे पहले भी इसने दूसरे गांवों से कई सारे लोगों को कठपुतली में बदला है। वो आदमी नहीं है, बिरजू नाम के एक कठपुतली वाले की आत्मा है। इसके बाद बाबा उसे बिरजू की पूरी कहानी सुनाते हैं। बाबा, इस तरह से तो वो न जाने कितनी ही जाने लेता रहेगा। आप कुछ कीजिए बाबा। क्या वो तुम्हारे गांव में रुका हुआ है? हाँ बाबा। ठीक है, चलो मेरे साथ। बाबा वीरू के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बिरजू ने अपना डेरा डाला हुआ था। बाबा बिरजू के घर के चारों ओर कुमकुम से घेरा बनाकर अपने लिए एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और फिर प्रेत मुक्ति यज्ञ करने लगते हैं। मंत्रों की शक्ति से उत्तेजित होकर बिरजू अपने कमरे से बाहर निकलता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, रुक जाओ वरना पछताओगे। बिरजू दौड़कर वहां से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा के सुरक्षा घेरा बनाने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाता। बाबा के लगातार मंत्र पढ़ने से बिरजू अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। उसका भयानक चेहरा देखकर वीरू का कलेजा मुंह को आ रहा था। बिरजू भयानक आवाज में चिल्ला रहा था, लेकिन बिरजू की बातों पर ध्यान दिए बिना बाबा लगातार मंत्र पढ़ना चालू रखते हैं। विधि समाप्त हो गई वीरू। अब इस सुरक्षा घेरे के चारों ओर आग लगा दो, जिससे इस दुष्ट आत्मा का अंत हो जाएगा। बाबा के इतना कहते ही वीरू रेखा के चारों ओर आग लगा देता है, जिससे बिरजू की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगती है और कुछ ही देर में उसकी आत्मा वहां से गायब हो जाती है और कठपुतली का खूनी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।